हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो खाकी सीरीज है बिहार दरोगा 2025 के लिए उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेस्ट नंबर 13 तक डिस्कस कर लिया था, जो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी 13 सेट को शुरू करते हैं। यह 14 नंबर सेट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। तो जो नर्मदा घाटी है यह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि नर्मदा घाटी एक भ्रंश घाटी है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्ट वैली। याद रखेंगे कि नर्मदा जो है यह एक रिफ्ट वैली है जो टेक्टोनिक प्लेटों के हलचल के कारण बनी है। और यह घाटी विंध्य और सतपुड़ा हिमालय जो पर्वतमाला है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है, जो हिमालय के निर्माण के समय हुए भूगर्भीय परिवर्तनों का परिणाम है। और नदी इसी भ्रंश घाटी में बहती है जो कि भूमि के ढलान के कारण पश्चिम की ओर है। और नर्मदा नदी जो है यह पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। याद रखेंगे नर्मदा नदी जो है यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा जो है सही दिया हुआ है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO के द्वारा किया गया है। अच्छा, साथ ही आप लोग याद रखिएगा जो सीमा सड़क संगठन है इसका जो स्थापना किया गया था यह किया गया था 7 मई 1960 ईस्वी को। याद रखेंगे कि BRO का स्थापना 7 मई 1960 को किया गया था। और यह पहला स्टेटमेंट जो है यह सही है। उसके बाद है यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, यह भी सही है। और अटल टनल जो है यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है, यह भी सही है। अगला स्टेटमेंट है कि यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चारों स्टेटमेंट जो है सही दिए हुए हैं अटल टनल के बारे में। याद रखेंगे कि चारों स्टेटमेंट सही है तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि जो लंबाई है अटल टनल की जो लंबाई है यह है 9.02 किलोमीटर। याद रखेंगे कि अटल टनल की जो लंबाई है यह 9.02 किलोमीटर है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो देखते हैं। पहला है कपिल धारा जो कि नर्मदा पर स्थित है। उसके बाद है भालकुंड जो हो जाएगा यह नर्मदा पर स्थित नहीं है। भालकुंड को राहतगढ़ जलप्रपात कहते हैं जो कि बीना नदी पर है। याद रखेंगे कि जो भालकुंड जलप्रपात है यह है बीना नदी पर, यह बीना नदी पर स्थित है भालकुंड जलप्रपात। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा कि भालकुंड जलप्रपात जो है यह नर्मदा पर नहीं है। बाकी जो है कपिल धारा, दूध धारा और धुआंधार यह तीनों जो है नर्मदा पर स्थित है। और भालकुंड जो है यह बीना नदी पर स्थित है। और भालकुंड को राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं। साथ ही याद रखेंगे कि जो कपिल धारा जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है और 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। और जो दूध धारा जलप्रपात है यह जो है 350 से 500 मीटर की दूरी पर, कपिल धारा प्रपात जो है लगभग 350 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित पश्चिम दिशा में नर्मदा का दूसरा जलप्रपात है। और जो धुआंधार जलप्रपात है यह भेड़ाघाट ऊंची संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है जिसके मध्य से नर्मदा नदी बहती है। साथ ही याद रखेंगे एक है चचाई जलप्रपात जिसका नाम है चचाई जलप्रपात। यह मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित है और यह जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है और इसका ऊंचाई 130 मीटर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है अल नीनो बनता है। तो अल नीनो जो है यह प्रशांत महासागर में बनता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे अल नीनो के बारे में कि अल नीनो का शब्द जो है इसका अर्थ होता है स्पेनिश में छोटा लड़का, या इसको क्राइस्ट चाइल्ड भी बोलते हैं। इसे पेरू के मछुआरों ने क्रिसमस के आसपास होने वाली असामान्य रूप से गर्म पानी की घटना का वर्णन करने के लिए दिया था। और अल नीनो का प्रभाव जो होता है इसके कारण प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से से समुद्र की सतह का तापमान जो होता है यह सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, जिससे पूर्वी हवाएं कमजोर हो जाती है या उलट जाती है। और मौसम पे प्रभाव के बारे में जानेंगे कि अल नीनो के कारण कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ आ सकती है, जबकि अन्य क्षेत्रों में सूखा भी पड़ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है यह स्थित है उड़ीसा में।
ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है यह उड़ीसा में स्थित है और सतकोशिया गौर जो है अभयारण्य इस क्षेत्र को वर्ष 1976 में एक अभयारण्य, याद रखेंगे कि 1976 में जो है इसे एक अभयारण्य और 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। याद रखेंगे सतकोशिया टाइगर रिजर्व जो है यह 1976 में इसको एक अभयारण्य बनाया गया था और 2007 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि उड़ीसा में स्थित अन्य भी टाइगर रिजर्व हैं, जैसे एक है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है यह उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल जो है 2750 वर्ग किलोमीटर है। और साथ ही याद रखेंगे कि यह मयूरभंज जिले में स्थित है। हाँ, सिमलीपाल में भी दुर्लभ मेलेनिस्टिक एक मतलब काले बाघों की आबादी पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें मिलान करना है। सूची 1 में नदी के नाम दी हुई है और दूसरे में उसकी सहायक नदियों के नाम दी हुई है। तो मिलान करते हैं। जो कृष्णा है, कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी भीमा, तो इसका मिलान 4 हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हो जाएगी तीस्ता, जो कि सिक्किम में बहती है। उसके बाद है गोदावरी, तो गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगी इंद्रावती। उसके बाद है यमुना, यमुना की सहायक नदी हो जाएगी, यह हो जाएगी चंबल। तो हमारा मिलान हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 ऑप्शन देख लेते हैं। 4 3 2 1 ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। इसमें पहले सेमांग लिखा हुआ है, यानी जनजाति का नाम दिया हुआ है, और फिर इसके बाद क्षेत्र का नाम दिया हुआ है कि किस देश में पाई जाती है। तो पहले दिया हुआ है सेमांग जनजाति। तो जो सेमांग जनजाति है इसको सकाई जनजाति भी बोलते हैं। यह मलेशिया में पाई जाती है, यह कांगो नहीं होगा, यह मलेशिया में पाई जाती है। तो पहला जो दिया हुआ है यह गलत दिया हुआ है, यहाँ पे सही पूछा गया है, तो यह आंसर ये नहीं होगा। अगला है मसाई जनजाति। तो जो मसाई जनजाति है यह पूर्वी अफ्रीका के देशों में पाई जाती है, जिसमें शामिल है केन्या, युगांडा और तंजानिया। तो यह जो हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मसाई जनजाति है यह पाई जाती है पूर्वी अफ्रीका के केन्या, युगांडा और तंजानिया में। उसके बाद दिया हुआ है बद्दू। तो जो बद्दू है यह बद्दू पाई जाती है अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में। यहाँ पे कीनिया लिखा हुआ है जो कि गलत है, याद रखेंगे। बद्दू पाई जाती है अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में। उसके बाद है सकाई। तो जो सकाई पाई जाती है यह मलेशिया में पाई जाती है। सकाई और सेमांग दोनों जो है मलेशिया में पाई जाती है, याद रखेंगे। सकाई और सेमांग जो है मलेशिया में पाई जाती है। बद्दू जो है यह अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, और जो मसाई है यह पूर्वी अफ्रीकी देशों में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे एक है पिग्मी जनजाति। तो जो पिग्मी जनजाति है यह कांगो बेसिन में पाई जाती है, और एक होता है जुलू। याद रखेंगे कि एक होता है जुलू जनजाति। तो जुलू जनजाति यह भी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और एक होता है बर्बर जनजाति। जो बर्बर जनजाति है यह उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है, जिसमें शामिल है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, एक चंद्र दिवस की अवधि होती है। तो एक चंद्र दिवस की जो अवधि होती है यह 24 घंटे और 52 मिनट होती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह वह समय है जो चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगता है, जो कि पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य के चारों ओर एक चक्कर के बराबर होता है। और चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। याद रखेंगे 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जो 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। तो सही खाद्य श्रृंखला हो जाएगा पहले घास गेहूँ, ये तो दोनों सेम ही जगह नहीं होगा। घास को बकरी खाएगा, बकरी को आदमी। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घास, बकरी और आदमी जो है यह खाद्य श्रृंखला सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले प्राथमिक उपभोक्ता होता है, फिर उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता होता है, और फिर उसके बाद तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। इस खाद्य श्रृंखला में जो है घास हो जाएगा प्राथमिक, बकरी उसके बाद द्वितीय हो जाएगा, और आदमी जो हो जाएगा यह तृतीय हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, इस सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। इसमें सूची जो 1 है इसमें दिया हुआ है समुद्री धारा, और सूची जो 2 है इसमें महासागर का नाम दिया हुआ है। तो जो अग्लुहास जलधारा है यह बहती है हिंद महासागर में। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा इसका यह हो जाएगा पहले का ही 1 हो जाएगा। उसके बाद जो अल नीलो धारा है, अल नीलो धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहती है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर, इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसके बाद है क्यूरिशियो जलधारा जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। तो इसका मिलान तो सामने हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर।
और उसके बाद है बेंगुएला धारा। तो बेंगुएला धारा जो है यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मिलान देखते हैं। सबसे पहले तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा 4 हो जाएगा, अगला हो जाएगा 3 हो जाएगा और फिर 2 हो जाएगा। 1 4 3 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 4 3 2 ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित सागरों में से किस में तट रेखा नहीं है? तो तट रेखा नहीं है, काला सागर में तो सारगैसो जो हो जाएगा, इसमें तट रेखा नहीं है। सारगैसो सागर जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है, जिसको हम लोग सारगैसो बोलते हैं। सारगैसो सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्व में केनारी धारा और दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। और इस क्षेत्र में सारगैसम नाम की एक वनस्पति पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगैसो पड़ा हुआ है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जीवाश्म जो पाए जाते हैं यह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट और नमक की चट्टान और सेलखड़ी, यह सभी जो है अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। साथ ही हम लोग याद रखेंगे कि जब अवसादी चट्टानों का रूपांतरण होता है तो कायांतरित हो जाती है। तो जैसे बलुआ पत्थर जो कायांतरित होता है तो वह क्वार्जाइट बनता है, सेल जो कायांतरित होता है तो स्लेट बनता है, और चूना पत्थर जो कायांतरित होता है तो संगमरमर बनता है। वैसे ही लिग्नाइट कोयला अगर कायांतरित होता है तो यह एंथ्रोसाइट कोयला बनता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य क्षेत्र मुख्य रूप से अवस्थित है। तो दंडकारण्य का क्षेत्र जो है यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में स्थित है। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो लगभग 35,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। याद रखेंगे कि 35,600 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है, और इसमें पश्चिम में अबुझमार हिल्स और पूर्व में पूर्वी घाट शामिल है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 14। सूची 1 को 2 से मिलाना है। पहले सूची में दिया हुआ है महासागर का नाम दिया हुआ है, और दूसरी सूची में सबसे गहरे स्थान का नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है प्रशांत महासागर का नाम दिया हुआ है। तो प्रशांत महासागर का सबसे जो गहरा जगह है यह हो जाएगा मरियाना ट्रेंच, जिसकी जो गहराई है यह 11,022 मीटर है, यानी लगभग 11 किलोमीटर है। तो इसका मिलान जो हो जाएगा यह 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जगह हो जाएगा प्यूर्टो रिको। तो प्यूर्टो रिको ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो इसका मिलान 4 हो जाएगा, प्यूर्टो रिको गर्त हो जाएगा। उसके बाद हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर का सबसे जो गहरा हो जाएगा यह हो जाएगा जावा ट्रेंच। तो इसका मिलान जो हो जाएगा यह 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद है आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा जो हो जाएगा यह हो जाएगा यूरेशियन बेसिन। यूरेशियन बेसिन हो जाएगा, इसका जो मिलान हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पहले हमारा ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 जो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है, मिलान करना है। जो बल्लभाचार्य हैं यह शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं, तो बल्लभाचार्य का मिलान हो जाएगा 2 हो जाएगा। रामानुजाचार्य जो हैं यह विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं, तो इसका मिलान 3 हो जाएगा। उसके बाद है माधवाचार्य। तो जो माधवाचार्य हैं यह द्वैतवाद के प्रतिपादक हो जाएंगे, और शंकराचार्य जो हैं यह अद्वैतवाद के प्रतिपादक हो जाएंगे, तो इसका मिलान 4 हो जाएगा। याद रखेंगे बल्लभाचार्य जो हैं यह शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। उसके बाद जो है रामानुजाचार्य यह विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। उसके बाद माधवाचार्य जो हैं यह द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं, और शंकराचार्य जो हैं यह अद्वैतवाद के प्रतिपादक हो जाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। 2 3 1 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 3 1 4 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, यह हुआ था 1780 से लेकर के 1784 के बीच में हुआ था। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और 1784 में मैंगलोर की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति भी हुई थी। याद रखेंगे कि द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसकी समाप्ति हुई थी 1784 में मैंगलोर की संधि के द्वारा। साथ ही याद रखेंगे जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इस समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में लॉर्ड वेलेस्ली जो था, यह गवर्नर जनरल था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में जो गवर्नर था, यह हैरी बेरलेस्ट था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, इसमें भी सूची 1 और 2 दिया हुआ है, इसे मिलान करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो दिया हुआ है, ऋग्वेद में प्रार्थना और स्तुति दिया हुआ है, इसका मिलान 4 हो जाएगा। अगला है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद जो है यह संगीत से संबंधित है, तो संगीत में स्रोत हो जाएगा। उसके बाद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण है, तो इसका मिलान जो हो जाएगा यह 3 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सबसे पहले 4, फिर 2, फिर 1 और फिर 3। 4 2 1 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 2 1 3 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद स्तुति और प्रार्थना का वर्णन करता है। और यह वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्रों में संग्रहित किया गया है। वैसे ही यजुर्वेद जो है, इसमें स्रोत और कर्मकांड है। और इसमें जो है यज्ञ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें दी गई है। और यह मात्र एक वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। याद रखेंगे कि जो यजुर्वेद है यह गद और पद दोनों में लिखा गया है। और उसके बाद सामवेद जो है, यह भारतीय संगीत का जन्मदाता माना जाता है। और ईश्वर की आराधना के समय इस वेद के मंत्रों को गीत के रूप में गाया जाता है। और जो अथर्ववेद है सबसे बाद का वेद है। और यह तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का वर्णन है। और इसको सबसे अंतिम में लिखा गया है, इसलिए इसे नया वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, दारा शिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? तो जो दारा शिकोह है यह कादरी संप्रदाय से प्रभावित था। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कादरी सिलसिला के प्रमुख जो हैं संत मुल्ला शाह, इनके आध्यात्मिक गुरु थे। और दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से किया था। याद रखेंगे कि दारा शिकोह के द्वारा उपनिषदों का जो अनुवाद किया गया था, यह सिर ए अकबर के नाम से किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था? तो यह हो जाएंगे बलदेव सहाय। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि बिहार में अगस्त क्रांति की शुरुआत में ही 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह इत्यादि व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसलिए श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। और साथ ही याद रखेंगे कि जो महाधिवक्ता का पद है, तो महाधिवक्ता किसी भी राज्य सरकार के सबसे उच्च विधि अधिकारी होते हैं। और जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के सबसे उच्च विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन बुक जो लिखी गई है, यह लिखी गई है राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1960 में प्रकाशित हुई थी। याद रखेंगे इसका जो प्रकाशन किया गया था 1960 में किया गया था। और यह राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो बिहार में जो लोटा विद्रोह हुआ था, यह हुआ था मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया था, इसलिए जो लोटा विद्रोह हुआ था यह मुजफ्फरपुर में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली जो कमेटी थी उसमें शामिल थे अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, जो के.एम. पनिकर हो जाएंगे, यह इसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
साथ ही याद रखेंगे कि नेहरू कमेटी का जो गठन किया गया था यह किया गया था 1928 ईस्वी में। याद रखेंगे कि नेहरू कमेटी का गठन 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था। और इस समिति में मोतीलाल नेहरू जो थे अध्यक्ष थे, सर अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि भी शामिल थे। और बाद में M.R. जयकर और एनी बेसेंट भी इस समिति में शामिल हुई थी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? तो न लगान न टैक्स अभियान जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 24। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो यह हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी। याद रखेंगे कि यज्ञश्री जो है सातवाहन वंश का शासक था और इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो यज्ञश्री सातकर्णी था यह व्यापार और जल यात्रा में विशेष रुचि रखता था। इसने अपने सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित करवाया था। साथ ही याद रखेंगे कि सातवाहन वंश की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी सिमुक के द्वारा। याद रखेंगे कि सातवाहन वंश की जो स्थापना की गई थी यह सिमुक के द्वारा की गई थी। और शीशे के सिक्के का जो प्रचलन है यह सातवाहन के शासनकाल में ही प्रचलित था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 25 है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है गीता रहस्य पुस्तक की रचना की गई थी, मांडले जेल में की गई थी। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि 1908 में तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल यानी बर्मा में भेज दिया गया था और यहीं पर इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? तो यह हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि जुलाई 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना था और अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरसाब था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देना और अस्थायी सेना की नींव रखा था। दिल्ली सल्तनत के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी। साथ ही याद रखेंगे कि घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा की शुरुआत की गई थी यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। और अलाउद्दीन ने ही भू राजस्व की दर को बढ़ा करके उपज का 1/2 यानी आधा कर दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। और साथ ही याद रखेंगे कि जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा महल का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर लगाया था, जिसमें एक जो था चराई कर था और एक गढ़ी कर या घरई कर दोनों शामिल था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार जो है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो रिपोर्ट दिया था यह दिया था मई 1930 में। मई 1930 में साइमन कमीशन के द्वारा रिपोर्ट दिया गया था। और उसके बाद है पूना समझौता। तो पूना समझौता जो हुआ था यह हुआ था 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को जो है पूना समझौता हुआ था। उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत जो है यह हुआ था 16 अगस्त को। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत किया गया था। उसके बाद दिल्ली समझौता जो हुआ था यह गांधी जी और इरविन के बीच में हुआ था। यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बढ़ते क्रम में बोला गया है। तो सबसे पहले हो जाएगा साइमन कमीशन 1930 में, पहले 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा 1931 में 5 मार्च 1931, यानी 1 के बाद हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1 4 3 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 28 है, चोल राजाओं में किसने संपूर्ण सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? जो सिलोन है यह श्रीलंका का प्राचीन नाम है। तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय पाया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम जो हो जाएगा इसने श्रीलंका पर विजय पाया था। और राजेंद्र प्रथम चोल शासक राज प्रथम के पुत्र थे। राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन संपूर्ण द्वीप पर उनका अधिकार नहीं हो पाया था। राजेंद्र प्रथम ने 1017 ईस्वी में श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बना करके चोल राज भेज दिया था, जहां 12 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को चोल शासन के अधीन कर लिया था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 29।
हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक डॉल्फिन वाले राज्यों में सबसे पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो हो जाएगा यह बिहार हो जाएगा। उसके बाद तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा और चौथे स्थान पर असम हो जाएगा। याद रखेंगे कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन जो है, गंगा नदी की डॉल्फिन, इसे 2009 में भारत सरकार द्वारा, याद रखिएगा कि 2009 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था और यह मीठे पानी की डॉल्फिन है जो गंगा नदी में पाई जाती है। और डॉल्फिन जो है समुद्री स्तनधारी है जो तिमी और सिंसुमार से संबंधित है। और साथ ही याद रखेंगे कि प्रत्येक वर्ष जो है 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे कि 5 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार जो है भारत में 6327 डॉल्फिन है। और राज्यों में सबसे पहले स्थान पर जो है सबसे अधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बिहार में है, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल में है और चौथे नंबर पे असम में है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है? तो हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 जो हुआ है इसका उप विजेता बना है केरल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का जो आयोजन किया गया था यह किया गया था 11 अक्टूबर 2024 से लेकर के 2 मार्च 2025 तक। और इसका विजेता जो रहा था यह रहा था विदर्भ। याद रखेंगे कि विदर्भ टीम जो है यह रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता रहा है और केरल जो है यह उप विजेता रहा है। और साथ ही याद रखेंगे कि विदर्भ के जो कप्तान थे यह थे विदर्भ के कप्तान अजय वाडकर और केरल टीम के कप्तान हो जाएंगे सचिन बेबी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है यह किया गया है रॉटरडैम में। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 32, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया है? तो नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया था। इस डेट को आप लोग याद रखिएगा। और इसको जो है बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका जो आकार है यह त्रिभुजाकार है। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और यह संसद भवन 3 वर्ष में तैयार हुआ है और यह केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम के अंतर्गत बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 33। अगला क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य जो बना है यह बना है अल्जीरिया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है अल्जीरिया यह 9वां सदस्य बना है। याद रखेंगे अल्जीरिया जो है यह 9वां सदस्य बना है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है यह मुख्यालय इसका है संघाई में। संघाई में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। और यह 15 जुलाई 2024 को फोर्टालेजा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बना है। इसने 21 जुलाई 2015 से कार्य करना शुरू किया है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है डिल्मा रूसेफ। याद रखेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका अध्यक्ष है उनका नाम है डिल्मा रूसेफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो हमें स्कूल चले हम अभियान जो है 2025 इसका शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने अप्रैल 2025 को राज्य की राजधानी भोपाल में 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? तो हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार जो हैं यह हो जाएंगे एक अभिनेता थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी है और यह भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमलसाद चीकू का संबंध किस राज्य से है? तो जो अमलसाद चीकू है यह गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमलसाद चीकू जो है फल का जीआई टैग गुजरात को मिला है। अब गुजरात का नवसारी जिला जो है चीकू का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है।
नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक की जो अध्यक्षता संभाली गई है यह है बांग्लादेश। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिम्स्टेक का उद्देश्य है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच जो है तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, और बिम्स्टेक में टोटल 7 देश शामिल है। याद रखेंगे बिम्स्टेक में जो है 7 देश शामिल है, जिसमें भारत है, नेपाल है, उसके बाद बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है और थाईलैंड है, और एक साथ श्रीलंका भी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को 148वां स्थान मिला है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे इसमें जो शीर्ष पर रहा है यह हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड जो रहा है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है, यह भी याद रखेंगे। साथ ही याद रखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो रहा है यह 85वें नंबर पर रहा है। याद रखेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वें नंबर पर रहा है, और वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 116वां रहा है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ जो है IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो IPU शिखर सम्मेलन जो हुआ है यह हुआ है ताशकंद में। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया गया है, और इसका जो थीम रहा है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर रहा है। याद रखेंगे कि हर साल 5 अप्रैल को 1964 से राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जा रहा है, और 2025 का थीम रहा है हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक जो है द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है? तो द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध जो है यह लाल बहादुर शास्त्री से है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो पुस्तक है द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, इसके लेखक हैं संजीव चोपड़ा। याद रखेंगे इसके जो लेखक हैं यह हो जाएंगे संजीव चोपड़ा। तो लेखक का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। और यह पुस्तक जो है लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे उनके जीवन और विरासत का वर्णन करती है, और उनके राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक योगदान पर प्रकाश डालती है। साथ ही याद रखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था यह 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था, और 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई थी। और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा नारा दिया गया था जय जवान जय किसान। और 1966 ईस्वी में याद रखेंगे कि 1966 ईस्वी में मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर 2 मेगावाट की नहर किनारे सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है पटना के विक्रम में। तो पटना विक्रम, ऑप्शन जो बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि जल जीवन हरियाली मिशन अभियान की जो शुरुआत की गई है यह 2 अक्टूबर 2019 को की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन है? तो भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है QRSAM। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। QRSAM का मतलब होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। याद रखेंगे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जो है QRSAM, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यह एक स्वदेशी मिसाइल है और इसे DRDO के द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि DRDO का जो स्थापना किया गया था यह 1958 में किया गया था, और DRDO का जो मुख्यालय हो जाएगा यह हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 44 हाल ही में मालदीव को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कौन बन गई है? तो हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर जो बनी है यह हो जाएंगी कैटरीना कैफ। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, यह बने हैं विक्की कौशल। उसके बाद एक है यूरेका फोर्ब्स। यूरेका फोर्ब्स की जो बनी है यह बनी है श्रद्धा कपूर। और साथ ही याद रखेंगे कि नीरज चोपड़ा जो हैं, नीरज चोपड़ा ऑडी इंडिया के बने हैं। उसके बाद डेटॉल का जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं यह बने हैं MS धोनी। याद रखेंगे MS धोनी जो है यह डेटॉल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उसके बाद
थॉमस कुक जो हैं कंपनी जो है इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वह कार्तिक आर्यन बने हैं। और जो जसप्रीत बुमराह है या स्केचर्स, अमेरिकी फुटवियर कंपनी है स्केचर्स, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और साथ ही L&T फाइनेंस लिमिटेड के भी जसप्रीत बुमराह ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 45। अगला क्वेश्चन है कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 17वें ब्रिक्स सम्मेलन जो है 2025 की मेजबानी ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि ब्रिक्स की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी 2009 में। इसमें शामिल थे ब्राजील, रूस, भारत और चीन, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की 2010 में एंट्री होती है। तो उसके बाद यह जो हो जाता है ब्रिक्स जो होता है ब्रिक्स बन जाता है, तो इसमें 5 देश शामिल हो जाते हैं। लेकिन पिछले साल ईरान, मिस्र, यूथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात को जोड़ करके इस समूह का विस्तार किया गया। उसके बाद इसकी संख्या जो हो गई है अभी 11 जुड़ने वाले थे, लेकिन सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात नहीं जुड़ा है, तो इसमें टोटल 10 देश शामिल है। और इसमें 10वां देश जो हो जाएगा यह हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया है MS धोनी को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि ICC हॉल ऑफ द फेम 2025 में MS धोनी को शामिल किया गया है। साथ ही याद रखेंगे कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11 भारतीय क्रिकेटर हैं। तो 2025 में MS धोनी को शामिल किया गया है, लेकिन 2024 में जो है नीतू डेविड को, महिला क्रिकेटर हैं, उनको शामिल किया गया था। और 2023 में वीरेंद्र सहवाग को और डायना एडुल्जी को शामिल किया गया था। साथ ही याद रखेंगे कि इसमें शामिल है सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, उसके बाद हैं एक विनु माकंड। यह सभी जो है ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 47। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता जो है यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। और साथ ही याद रखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 आया था। और इसमें जो है रिजर्व बैंक की भी, RBI की भी स्थापना की गई थी। और फेडरल कोर्ट की स्थापना जो की गई थी यह की गई थी 1937 में। याद रखेंगे फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 48। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। जो संघ लोक सेवा आयोग होता है UPSC, इसके किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 49। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो राज्य विधान परिषद के सदस्य जो हैं यह उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। तो हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए राज्यसभा चुना गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो यह होता है ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो पंचायती राज अभी है यह 3 स्तरीय है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और संविधान के अनुच्छेद 243 के बी में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तरीय संरचना का उल्लेख किया गया है। पहले स्तर पर जो होता है यह होता है ग्राम पंचायत। उसके बाद दूसरे स्तर पर जो होता है इसमें होता है पंचायत समिति। और तीसरे स्तर पर जो होता है यह होता है जिला पंचायत। और साथ ही याद रखेंगे कि 3 स्तर का जो पंचायत का संरचना दिया गया था यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। और एक था 2 स्तरीय जो कि अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मिलान जो है असत्य है, गलत को चूज करना है। पहला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है यह भाग 3 में दिया हुआ है जो कि सही है। मौलिक अधिकार अमेरिका से अपनाया गया था, यह भी याद रखना है। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है यह भाग 4 के क में और आर्टिकल 51 के क में दिया हुआ है, तो यह भी मिलान सही दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है आपात उपबंध।
तो आपात उपबंध जो है यह भाग 18 में है, जो कि गलत दिया हुआ है। याद रखेंगे, आपात उपबंध जो है भाग 18 में 352 से लेकर के 360 तक दिया हुआ है, भाग 18 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे भाग 20 गलत दिया हुआ था, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो राजभाषा है, तो राजभाषा जो है यह दिया हुआ है भाग 17 में, यह भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 53। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को भी अधिगृहित किया गया था और संविधान सभा ने यह घोषणा किया था कि जन गण मन ही भारत का राष्ट्रगान होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 54 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात जो है इसके लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो वित्तीय आपात है यह आर्टिकल 360 में दिया हुआ है। याद रखेंगे, इसके तहत जो है आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और घोषणा को 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो यह अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, अर्थात जब तक वापस न ली जाए तब तक। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 170। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया है? तो ये हो जाएगा अनुसूचित जातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग जो अस्तित्व में आया था 2004 में अस्तित्व में आया था। याद रखेंगे कि 2003 के जो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, याद रखेंगे कि 89वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग जो है अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग 2 भागों में विभाजन कर दिया गया। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 के अंतर्गत और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है अनुच्छेद 338 के क के अंतर्गत 2 विभाग नए आयोग को बनाया गया था। और 2004 से पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया और आयोग के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य भी शामिल किए गए और वे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनकी सेवा शर्तें जो है कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 57 कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या जो हो जाएगा यह असंगठित क्षेत्र का हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 58, भारत में सीमांत भूमि जोत का आकार है, सीमांत यानी सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार जो हो जाएगा यह 1 हेक्टेयर से कम हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो छोटी जोत होती है वह 1 से 2 हेक्टेयर तक होती है। उसके बाद अर्ध मध्यम जो जोत होती है यह 2 से 4 हेक्टेयर होती है। मध्यम जोत जो होती है यह 4 से 10 हेक्टेयर होती है और जो बड़ी जोत होती है यह 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है। इसको हम लोग बड़ी जोत के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? तो भारत में सेवा कर जो है राजा चलैया समिति के सिफारिशों से लागू हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि राजा चलैया की अध्यक्षता में 1991 में, ईयर भी याद रखेंगे कि 1991 में कर सुधार हेतु एक समिति बनाई गई और इस समिति ने अपना रिपोर्ट दिया था 1993 ईस्वी में। 1993 में इस समिति ने अपना रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपा था। और भारत में सेवा कर वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय 4 के द्वारा 1994 में शुरू हुई, जो आज तक जारी है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सूची 1 और 2 दी हुई है। इसमें साइड में संस्था के नाम दिए हुए हैं, फिर उसके स्थापना वर्ष का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले है 1955 में। तो 1955 में जो स्थापना हुआ था यह भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का स्थापना हुआ था। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, इसका मिलान जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 1964 में जो स्थापना हुआ था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना हुआ था, तो इसका जो मिलान हो जाएगा यह हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 1982 में जो है एक्जिम बैंक यानी भारत आयात निर्यात बैंक का, निर्यात आयात बैंक का स्थापना 1982 में किया गया था, तो इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और उसके बाद 1987 में
औद्योगिक और वित्तीय निर्माण बोर्ड का स्थापना 1987 में किया गया था। तो इसका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सबसे पहले 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। 3 2 1 4 हो जाएगा हमारा आंसर। 3 2 1 4 जो है ऑप्शन ए में है, सॉरी ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 61। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो भारत में योजना अवकाश की जो अवधि थी 1966 से लेकर के 1969 तक रही थी। और योजना अवकाश का मुख्य कारण भारत पाक संघर्ष एवं सूखे की समस्या थी, जिसके कारण संसाधनों की कमी और मुद्रास्फीति की वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो गई थी। नेक्स्ट है, 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किसके दौरान राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि दर्ज की थी। तो भारत ने जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि दर्ज की थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया और 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य भी बना था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर है, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयतन वही रहेगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है तो बर्फ पिघल जाती है, तो पानी के असर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और बर्फ का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है, इसलिए वह पानी पर तैरती है। साथ ही याद रखेंगे कि अशुद्धि मिलाने पर जो है गलनांक घट जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है पिघलती बर्फ में कुछ नमक सोडा मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घट करके -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है और ऐसे मिश्रण को हम लोग हिम मिश्रण बोलते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 64। NaCl में कौन सा बंध है। तो NaCl में जो होता है आयनिक बंध होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत संयोजन बंधन को आयनिक बंधन कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, यानी गलत दिया हुआ है। तो पहला जो है एस्कॉर्बिक एसिड, यह सिरका दिया हुआ है जो कि गलत दिया हुआ है, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह पाया जाता है आंवला में। तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो एसिटिक एसिड है यह सिरका में पाया जाता है, याद रखेंगे। एसिटिक एसिड जो है यह सिरका में पाया जाता है और आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाता है, मैलिक एसिड जो है यह सेव में पाया जाता है। वैसे ही होता है टार्टरिक एसिड जो कि इमली, अंगूर और कच्चे आमों में पाया जाता है, और मैलिक एसिड जो है यह सेव में पाया जाता है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने जल अणु मौजूद होते हैं। तो वॉशिंग सोडा के एक अणु में जो है 10 जल अणु मौजूद होते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है अक्रिय गैस समूह है। तो अक्रिय गैस समूह जो हो जाएगा वह हो जाएगा 18वां समूह। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में हीलियम को छोड़ करके शेष सभी तत्वों में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि चांदी पर डैश कोटिंग संक्षारण का एक उदाहरण है। तो हो जाएगा काला। चांदी पर जो है काला कोटिंग जो होता है यह संक्षारण का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो मौजूद होती है जेली जैसे पदार्थ उसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो केंद्रक की खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी, और साथ ही याद रखेंगे कि एटीपी का जो निर्माण होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ऊतक क्या होता है। तो ऊतक जो होता है वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं उसे हम लोग ऊतक बोलते हैं। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में
और कार्य करने में समान होते हैं वह ऊतक होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि जो ऊतक का अध्ययन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। याद रखेंगे कि हिस्टोलॉजी जो होता है इसमें ऊतक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 71। आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो आहार नाल की सबसे बाहरी परत को चिरोसा बोला जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग तक गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है और आहार नाल का सबसे भीतरी परत जो होता है श्लेष्मा झिल्ली, जिसको हम लोग म्यूकेसा बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 72। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि चाल जो है अदिश राशि है, बल जो हो जाएगा या सदिश राशि हो जाएगा, या अदिश राशि नहीं है। दूरी जो है अदिश राशि है और समय भी अदिश राशि है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सदिश राशि को साधारण बीजगणित के नियमों से नहीं जोड़ा या घटाया जा सकता है। सदिश राशि के जो उदाहरण होते हैं या वेग होते हैं, विस्थापन होता है, बल होता है, त्वरण, आवेग, संवेग, प्रतिबल, उसके बाद कोणीय संवेग बल, आघूर्ण इत्यादि जो है यह सभी सदिश बल के सदिश राशि के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसके संदर्भ में उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो सबसे पहले हो जाएगा स्थैतिक घर्षण, उसके बाद काइनेटिक घर्षण, उसके बाद रोलिंग घर्षण। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच एक प्रकार का जो बल कार्य करता है तो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, इसे हम लोग घर्षण बल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 74। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है कि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो है लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इसके अनुसार तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए जो मेटा सेंटर होता है या गुरुत्व केंद्र के ऊपर रहना चाहिए और लोहे के टुकड़े का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि बड़ी तरंगधर का जो प्रकाश होता है कम परिकिरणित होता है। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि रैले के अनुसार जो है जिस रंग का तरंगधर जितना अधिक होता है उसका परिकिरण जो होता है उतना ही कम होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरना है। 18 वोल्ट इज इक्वल टू डैश दिया हुआ है गुना 3 ओम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ओम का फॉर्मूला होता है V का, V इज इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है 18 वोल्ट, तो 18 वोल्ट हो जाएगा इज इक्वल टू I तो पता नहीं है तो I हो जाएगा गुना या ओम दिया हुआ है 3 ओम दिया हुआ है तो I निकालेंगे तो I हो जाएगा 18 वोल्ट बटा 3 ओम, ये हो जाएगा 6 एम्पियर हो जाएगा। तो 6 एम्पियर ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 77। मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो होता है माथा में होता है 8 हड्डी होती है, चेहरा में 14 होते हैं, कान में 6 हड्डियाँ होती है और कंठी अस्थि में कंठास्थि में 1 हड्डी होती है। कहीं कहीं 28 भी होता है जिसमें कंठ की हड्डी को शामिल नहीं किया जाता है, तब 28 होते हैं। जनरली जो है यह 29 होती हैं। तो ऑप्शन जो बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 78। नंबर क्वेश्चन है कि अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन फर्टिलाइजेशन जो होता है किसमें होता है। तो यह होता है फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन जो सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अंडाणु महिला में पाया जाता है और पुरुष में जो है शुक्राणु पाया जाता है। और एक होता है GTH हार्मोन। GTH हार्मोन जनन अंग को कंट्रोल करता है और अंडाशय से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव भी होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा विषाणु है। तो सबसे बड़ा विषाणु जो होता है यह होता है पॉक्स विषाणु। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं, क्योंकि जो है टीन की तुलना में जस्ता अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि खाद्य पदार्थों के जो डिब्बे होते हैं टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं होते हैं, क्योंकि जस्ता जो होती है टीन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 81। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है मेलाटोनिन स्रावित नहीं होता है। बाकी जो है वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन और वृद्धि हार्मोन यह जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में स्थित एक छोटी ग्रंथि है जो कई हार्मोन बनाती है और उसे कंट्रोल भी करते हैं। अब पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और इसमें दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 82। आकाश जो होता है किसके कारण नीला दिखाई पड़ता है? तो आकाश जो है प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव जैसे कई प्रभावशाली प्रघटनाओं को उत्पन्न करता है और प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण होते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, और लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 83। नकटा जो है लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो नकटा लोक नृत्य का संबंध महाराष्ट्र से हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे नकटा के साथ साथ होता है एक होता है लेजिम, कोली, बोहदा और लावनी, यह सभी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। साथ ही याद रखेंगे कि छऊ जो होता है एक होता है छऊ और हुंता याद रखेंगे। हुंता और छऊ जो है यह झारखंड का लोक नृत्य है। और साथ ही याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में होता है छपेली और नाटी। याद रखेंगे नाटी होता है एक और एक होता है छपेली व इसको दांगी बोलते हैं, वह दांगी, यह जो होता है हिमाचल प्रदेश में होता है। और एक होता है राजस्थान में होता है पनिहारी होता है, घूमर होता है, गणगौर होता है और कलबेलिया होता है। और साथ ही याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में होता है ढाली, जात्रा और काढ़ी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो भारत की पहली फिल्म जो है बोलती फिल्म आला मारा यह 1931 में प्रदर्शित हुई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह 14 मार्च 1931 में इसको प्रदर्शित किया गया था। डेट भी याद रखेंगे कि 14 मार्च 1931 में इसका प्रदर्शन हुआ था। और इसका जो निर्देशक हैं वह हो जाएंगे आर्देशीर ईरानी। और भारत की पहली टेक्नी कलर फिल्म जो हो जाएगा सोहराब मोदी की सांझी की रानी थी, झांसी की रानी थी, जिसे हम लोग 1953 में प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 86। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? तो हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था कलकत्ता से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखेंगे कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र का नाम था उदंत मार्तंड। याद रखेंगे इसका नाम था उदंत मार्तंड। यह जो है हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन जो है 30 मई 1826 को जुगल किशोर ने कोलकाता से बड़ा बाजार इलाके से अमरतल्ला लेन से किया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में महिला साक्षरता दर हो जाएगा 65.46% हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना की गई थी यह पीबी रमन के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे इसकी स्थापना पीबी रमन के द्वारा की गई थी। साथ ही याद रखेंगे कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र जो है पुणे में स्थित है। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान केंद्र जो है नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु में स्थित है। और एक है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 89। वियरी शब्द का एंटोनिम क्या होगा? तो वियरी का मतलब होता है थका हुआ।
तो थका हुआ, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा यह हो जाएगा रिफ्रेश्ड। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, तो हो जाएगा द डॉक्टर हैज़ बिन लिविंग हियर फ्रॉम 2005। यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगेगा, यहाँ पे मेंशन हो गया ईयर। उसके बाद है द डॉक्टर इज लिविंग हियर, यह भी नहीं होगा। यहाँ पे द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यह हो जाएगा कौन। यह कौन जो हो जाएगा यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम जो होता है संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। जैसे आप, हम, इस, उस, यह, वह, सो, जो, यह जो होता है यह सभी सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम जो होते हैं इसके टोटल 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। द कंपनीज प्रॉफिट्स वर लो एंड दे वर फोर्स टू डैश स्टाफ। तो हो जाएगा फोर्स टू ले ऑफ स्टाफ हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ले ऑफ होता है कि आर्थिक परिस्थिति हो या काम की कमी के कारण किसी कर्मचारी को अस्थायी या अस्थायी रूप से छुट्टी देना, इसको हम लोग ले ऑफ बोलते हैं। तो यहाँ पे ले ऑफ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 93, मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो मैं कलम से लिखता हूँ इस वाक्य में जो है करण कारक है। करण का शाब्दिक अर्थ है साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से लिखता है उसे करण कारक कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 94, निम्न में कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। तो इसमें जो है नैराश्य, यह पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी जो है शोभा, नदी, नहर, यह सभी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और पुल्लिंग शब्द में होता है अनुदान होता है, आवेदन होता है, निवेदन होता है, यह सभी पुल्लिंग होते हैं। आगे मैथ्स है, मैं आपका आंसर बता देता हूँ। 95 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 96, तो 96 का जो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन सी हो जाएगा, 155 डिग्री हो जाएगा। अगला है 97, 97 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है 98 का आंसर हो जाएगा, यह ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 99, 99 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 100 का आंसर डी हो जाएगा, 12 हो जाएगा।